नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। दोनों के बीच हुई चर्चा में हरियाणा के मुद्दों और चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बुके देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच अहम चर्चा हुई। निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। नयन पाल रावत ने चंडीगढ़ में मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि नयन पाल रावत सरकार से नाराज चल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के बाद उनकी नाराजगी दूर हुई थी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नयन पाल रावत की नाराजगी दूर होती हुई दिखाई दी। कुछ समय से नयन पाल रावत की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, जिसको लेकर नयन पाल रावत ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नयन पाल रावत की नाराजगी दूर होती हुई दिखाई दी। कुछ समय पहले निर्दलीय विधायक के नाराज होने की खबर सामने आ रही थी। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया ने सोनीपत का दौरा किया। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद बताया कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य चल रहा है और आने वाले दिनों में केंद्र स्तर के नेताओं का भी दौरा हरियाणा में होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का ही समय बचा हुआ है, जिसको लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी भी पूरे दमखम से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। खबर सोनीपत से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा की। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने का कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। इसके बाद वो छोटू राम विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक में भी शामिल हुए। बैठक के दौरान उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस द्वारा जो कारनामे किए गए हैं उनको हरियाणा की जनता भूल नहीं पाई है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हिसाब जनता जरूर देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश और केंद्र द्वारा जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ सबको मिला है। आने वाले इस चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को जो कांग्रेस के कारनामे हैं उनको भूली नहीं है, जनता देगी। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 10 वर्षों से काम किए वो जनता के सामने है। और जब जब भी चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मत दे के उसको प्रमाणित करने का काम किया है। ये विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक
इतिहास हरियाणा प्रदेश की जनता रचेगी, क्योंकि गरीब कल्याण की योजनाएं जो इस सरकार ने लागू की हैं उनका लाभ जो सभी वर्गों को मिला है, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी हो गई है। जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए थे, आज उससे विपरीत हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में एक एक पैसा बैंक खाते में जाता है, जिससे इन्हें तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनका खर्चा चलना बंद हो गया है। तो ये आम आदमी पार्टी अब लगभग सारे देश में जमानत जब्त पार्टी बन गई है। अभी दिल्ली से भी लोगों ने इनको उखाड़ के फेंक दिया, पंजाब में भी उनको मनवांछित नतीजे नहीं मिले हैं, हरियाणा में भी उन्होंने बड़े जोर शोर के साथ अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, वो यहाँ से हार गया है। आम आदमी पार्टी अब गई हुई चीज हो गई है। अब ये जो इनके किरदार सामने आए हैं, जिन मुद्दों को लेके ये लड़े थे और जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने राजनीति में आए थे, जो अपनी सरकारें बनाई थी, उससे पूरी तरह यू टर्न हो चुके हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं, जनता को ठीक ठीक बताएं कि जो हमने पेंशन की है 3100, क्या वो लोगों को 25% मिल रही है? जो हमने और घोषणाएं की हैं, क्या वो उसका 25% मिल रहा है? केवल सारा नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारा राज खत्म हो गया। हमारे राज में एक एक पैसा खाते में जाता है। और तुम्हारे तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि अगर मैं ऊपर से 100 रुपया भेजता हूँ तो नीचे 15 रुपए लगते हैं, 85 पैसे इनका बनाया हुआ आजादी के बाद से जो सिस्टम था वो खा जाता था। हमने उसको खत्म किया। हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के 5वें दिन सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत के गोहाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी से 15 सवाल पूछे हैं, लेकिन बीजेपी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। ने इतना बर्बाद क्यों कर दिया बीजेपी की सरकार ने, ये 15 सवाल हम पूछ रहे हैं। आपने देखा होगा जब से हमने सवाल पूछे, भाजपा में तिलमिलाहट है और भाजपा ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है सरकार ने। एक भी सरकार ना ये बताया कि सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी क्यों है, ना बताया देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में, सबसे ज्यादा वैट क्यों लगाया हुआ हरियाणा पे, ना ये बताया सबसे ज्यादा अपराध क्यों है, ना ये बताया पोर्टल में, जब गुजरात में पोर्टल नहीं है तो हरियाणा में पोर्टलों के माध्यम से गरीब आदमी के अधिकारों क्यों छीना गया। खबर रेवाड़ी से है, जहां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनवारी लाल का हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर बयान सामने आया है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अपने 10 साल के कुशासन का कांग्रेस हिसाब दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव किया। कांग्रेस को मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड की याद दिलाते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कई तंज कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय होता था। वहीं कांग्रेस विधायक रावदान सिंह पर पड़े ईडी के छापे पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। देखो, ये ऑटोनोमस बॉडी है और वो अपने हिसाब से जो भी उनके पास फीडबैक आता है उस हिसाब से काम करते हैं। सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। 21 तारीख से यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, वो हिसाब मांगने आ रहे हैं, बाबू से शुरुआत की कर रहे हैं। किस तरह से दिखते हैं उनकी इस यात्रा में? देखो, दीपेंद्र हुड्डा जी राजनीतिक आदमी हैं और दौरे करना, रैलियां करना या आपका रोड शो करना, ये सबका अधिकार है। लेकिन जहाँ तक बात हिसाब की है तो हिसाब तो पहले कांग्रेस 10 साल लगातार राज किया और उससे पहले भी कांग्रेस का राज रहा है प्रदेश के अंदर। वो अपना हिसाब दें कि
इधर दक्षिणी हरियाणा का विकास में उन्होंने कृषि सदन अंबाला में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की। आपको बता दें कि सीनियर ऑफिसर्स के आदेशानुसार डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कार्यालय में चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ऑफिस में 76 पोस्ट पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें से 11 कर्मचारी छुट्टी पर हैं और 2 कर्मचारी लेट ऑफिस पहुंचे थे। इसके अलावा 2 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ऑफिसर हितेंद्र ने बताया कि सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी को एकत्रित किया जा रहा है। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त होगी, वो जानकारी सीनियर ऑफिसर्स और सरकार को सौंप दी जाएगी। के आदेशानुसार डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कार्यालय को चेक किया, औचक निरीक्षण किया गया। दौरान औचक निरीक्षण जो है हमारे जो डीडीएस ऑफिस के अंदर कुल 76 कर्मचारी पोस्टेड पाए गए हैं। 76 में से 11 लीव पर पाए गए हैं। 2 कर्मचारी जो हैं वो लेट आए हैं 10:15 बजे करीब, जब हमने औचक निरीक्षण किया उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे, और 2 कर्मचारी जो हैं एब्सेंट पाए गए हैं। बाकी सरकार द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसके अनुसार रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है। जैसे रिकॉर्ड मिलेगा उसकी जो विस्तृत अवलोकन करने के उपरांत सूचना जो है सरकार को भेजी जाएगी, सीनियर अधिकारी को भेज दी जाएगी। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और घोषणा की कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगामी 22 जुलाई को सीएमओ ऑफिस का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उसके बाद जैसा यूनियन के नेता रणनीति बनाएंगे उसी के अनुसार सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। का प्रशासन कर्मचारियों के साथ शोषण करता है। दूसरी चीज ये है कि हम इकट्ठा तो इसलिए हुए हैं कि हम इतने सालों से 10 साल, कोई 15 साल, कोई किसी को 20 साल हो रहे हैं यहाँ पे नौकरी करते हुए, और कच्चे कर्मचारी हैं जिसमें 14-15 हजार रुपए सैलरी है। उसमें बच्चों का गुजारा नहीं होता, घर का खर्चा नहीं चलता। सामान वेतन की मांग कर रहे हैं, पक्के होने की मांग कर रहे हैं, और इसलिए कि जब हमसे पक्के कर्मचारियों को लेकर कच्चे कर्मचारियों से काम ज्यादा लिया जाता है और पैसा कम दिया जाता है। हमें कोई यहाँ पर दरी बिछा के बैठने का शौक नहीं है। आज हमारे कर्मचारियों को लगभग 15 साल भी हो चुके हैं, 20 साल भी हो चुके हैं, 18 साल भी हो चुके हैं, 10 साल भी हो चुके हैं, 5 साल के भी कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर बखूबी अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, कर्मचारी बीमार भी हो गए, लोगों की सेवा की। लोगों को जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे वहां पर हमारे कर्मचारियों ने, इस सरकारी हॉस्पिटल खुले हुए थे और हमारे कर्मचारियों ने काम किया कोरोना के अंदर। जब ऐसी आपात में स्थिति में जब सरकार को जिस तरीके से सरकार की उस टाइम स्थिति थी, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं थे, रातों को हमारे कर्मचारी जा करके ऑक्सीजन प्लांटों पे से। जलाभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 3 स्थानों नल्हेश्वर, जिरगेश्वर, श्रृंगेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान अगर कहीं पर भी सड़क की व्यवस्था अच्छी नहीं है या तंग है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, इन चीजों को लेकर तीनों शिव मंदिरों का दौरा किया गया था। हाँ, ब्रिज मंडल यात्रा को लेके जो जहाँ तीनों जगह जलार्पण किया जाएगा, जलाभिषेक किया जाएगा, उसमें तीनों मंडल नल्लड़, फिरोजपुर, जीरका और सिंगार में निरीक्षण किया है, क्योंकि 2-3 चीजें थी जिनको देखना जरूरी है वहाँ पे। एक तो वहाँ की पार्किंग व्यवस्था और दूसरा लोगों का आना और जाने का रास्ता, और तीसरा जो कमेटी है उनके सहयोग से, वॉलंटियर्स की मदद से इस पूरे प्रोग्राम को पुलिस की उपस्थिति में अच्छे ढंग से। पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में पिछले लंबे समय से दवाइयां और एंटी रेबीज वैक्सीन ना होने के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में रोजाना कुत्ते के काटने के 50 मरीज इंजेक्शन लगवाने के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों को बिना इंजेक्शन लगाए ही वापस भेज दिया जाता है। सरकार की ओर से लगातार रेबीज वैक्सीन की सप्लाई देने के बावजूद भी यहां हमेशा ऐसी ही स्थिति बनी रहती है।
जिसके चलते मरीजों को मजबूरन बाहर से 300 रुपए में इंजेक्शन खरीद कर लगवाना पड़ रहा है। जिला नागरिक अस्पताल में रोजाना कुत्ते के काटने के औसतन 50 मरीज आते हैं। पलवल के गांव करीमपुर निवासी महेश ने बताया कि उसके दोनों बेटे 5 वर्षीय चेतन और 10 वर्षीय गौरव घर के बाहर खेल रहे थे। इस दौरान उसके छोटे बेटे चेतन पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। जब उसका बड़ा बेटा गौरव बीच बचाव के लिए आया तो कुत्ते ने उस पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकारी अस्पताल में अपने दोनों बेटों को रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचे थे। यहां आकर उन्हें पता लगा है कि अस्पताल में इंजेक्शन ही नहीं है। महेश ने सरकार से अस्पताल में एंटी रेबीज की वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। तो वहीं जिला नागरिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय माम की माने तो अस्पताल में पिछले 1 सप्ताह से एंटी रेबीज के इंजेक्शन नहीं है। डॉक्टर ने कहा के लिए बोला? दिल्ली के लिए लिख के दे दिए। दिल्ली जाना पड़ेगा जी। ज्यादा काटा है? ज़्यादा काट रहा है, 3-4 जगह से काट दिए। एक बच्चे को एक जगह से काटे। वहाँ नौरे पे खेल रहे थे तो एकदम पहले तो गाय को बच रहा था, उसको मुंह भरे उसने जाके, कुत्ते ने बाहर से आए और बाहर से जाके कुत्ते ने मुंह उसको भरे। फिर उससे छोड़ के छोटे लड़का पे चले। छोटे लड़के पे जाने के बाद में ये बड़ा लड़का बचाने के गए तो इसे झट उसको कुत्ता। और किसी को काटा? हाँ, बड़े भाई की लड़की को काटा, वो भी इतनी बड़ी है जितना ये लड़का है। ये अभी पिछले हफ्ते पे हमारे यहाँ पे एंटी रेबीज वैक्सीन जो थी वो खत्म हुई है। बाकी अभी वेयर हाउस से वैक्सीन नहीं आ रही है। हमारे यहाँ पे लोकल परचेज के लिए एक हमने कॉन्ट्रैक्ट सीएम ऑफिस द्वारा पिछले साल दिया गया था, कंपनी को दिया गया था, वेंडर को दिया गया था, उसको हमने ऑर्डर भी दिया है, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं, हमने उनको रिमाइंडर्स भी भेजे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं हम लोकल लेवल पे परचेज करने की, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड कर रहा है तो वहीं से हमें लेना पड़ेगा। तो हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये आपूर्ति पूरी की। विधायक नीरज शर्मा ने एनआईटी विधानसभा के गांव झाड़ सेतली से समयपुर तक लिंक रोड के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रशासन को पत्र लिखा था। इस पत्र के माध्यम से सीमेंट की सड़क बनाने के लिए अनुमोदन की मांग की गई थी, जिसके मद्देनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग ने 17 जुलाई को रोड के कार्य पर मंजूरी की मोहर लगा दी है। इस लिंक रोड से स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत सुविधा होगी। ये लिंक रोड निवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके सुधार से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि सुरक्षा और सुविधा में भी वृद्धि होगी। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, एनआईटी 86 फरीदाबाद। टीम पंडित जी को एनआईटी 86 के विकास में एक और कामयाबी मिली। हालांकि सन 2021 से मैं इस काम के पीछे लगा हुआ था। जो हमारी समयपुर से झाड़ सेतली के लिए सड़क जा रही है, जो सड़क बिल्कुल कंडम हो गई थी, पर उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बचा पड़ा था और अब मेहनत करके उसका 17/7 को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है। बहुत जल्दी टेंडर होके ये सड़क भी सुंदर और बहुत अच्छी बनेगी, आरएमसी की बनेगी, सीमेंट की बनेगी, लगभग 1,98,00,000 की लागत से बनेगी। मेरे पास चिट्ठी आई। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अनुबंधित कर्मचारियों ने रादौर के सरकारी अस्पताल में काले बिल्ले लगाकर सरकार विरोधी नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन की अगुवाई अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण प्रजापत ने की है। इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। लगा के एक सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और ये पूरे जिले पीएचसी, सीएचसी और जीएच पूरा स्टेट में आज रोष प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। जो हमारा जो अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी और HHKRN में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर आया, उनको एक तो जॉब सिक्योरिटी दी जाए और जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ समान काम समान वेतन का लाभ उन्हें दिया जाए। जो हरियाणा सरकार ने 8% का जो लॉलीपॉप कर्मचारियों के हाथ में थमाया है, ये नाकाफ़ी है।
और इसको कम से कम 30% तुरंत प्रभाव से 30% कम से कम सैलरी जो है बढ़ाकर लागू की जाए। और वो भी 2023 से, जब से एस गवर्नमेंट ने लागू किया है 22 से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।